बात उन दहशतगर्दों की जिन्होंने दिल्ली को दहला दिया। उनके खतरनाक मंसूबे भी सामने आ रहे हैं और शैतानी साजिश का सच भी। दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले उमर पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अल-फलाह से ही आतंकी उमर का एक बहुत बड़ा राज पता चला है। वहीं लगातार दबिश और जांच के बीच अल-फलाह के स्टाफ से जुड़े कई लोग गायब हैं। एक तरफ जहां एजेंसियां धरपकड़ कर रही हैं, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरा नेटवर्क खंगाल रही हैं, वहीं फरीदाबाद में आतंकियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बहुत बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी आका पाकिस्तान में बैठकर नई नई साजिशें रच रहे हैं। दिल्ली जैसे हमलों की प्लानिंग की जा रही है। इन तमाम खबरों से जुड़ा एक एक अपडेट आप तक एबीपी न्यूज पहुंचाएगा। तो सबसे पहले बात आतंकी उमर पर हुए सबसे बड़े खुलासे की, जिसके आतंकी कारनामों की पोल अल-फलाह के ही एक गार्ड ने खोल दी है। बाकायदा एनआईए के सामने आतंकी उमर को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है। सूत्रों के माने तो एनआईए की टीम को गार्ड ने बताया कि उमर यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था, जहां वो अपने आसपास मौजूद विस्फोटक की क्षमता बढ़ाने के लिए केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था। यह सिलसिला करीब 8 महीने से चल रहा है। लगभग हर रोज काले रंग का धुआं रूम से निकलता था और केमिकल की तेज बदबू भी आती थी। इस गार्ड का नाम और पहचान सुरक्षा की दृष्टि से हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को गार्ड ने यह भी बताया कि जब उमर से बदबू के बारे में पूछा गया तो उसने कहा था कि वो सब्जी बना रहा था। इतना ही नहीं, जब गार्ड ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी तो उन्होंने भी इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर ने जो टीएटीपी नाम का एक विस्फोटक खरीदा था, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उसकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उमर अपने कमरे में ही एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। साथ ही उमर के फोन में जो विस्फोटक बनाने का वीडियो मिला है, उसने भी इसकी पुष्टि की है, क्योंकि वीडियो में हैंडलर जिन केमिकल्स का जिक्र कर रहे थे वो उमर के कमरे से भी बरामद हुए हैं। तो यानी देखिए, कमरे के अंदर ही वो विस्फोट को लेकर के वो अपने यहां पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। दिल्ली धमाके की साजिश डिकोड होती जा रही है। डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में आतंकी साजिश के पीछे मूसा प्लान डिकोड हो गया है। मूसा यानी आतंक के वो 5 किरदार जिन्होंने साजिश रचने से लेकर धमाके को अंजाम दिया, जो लंबे वक्त से आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे। मूसा में एम का मतलब है डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके ठिकाने से विस्फोटक मिला, और धमाके की साजिश में बड़ा किरदार भी है। यू का मतलब डॉक्टर उमर नबी, जिसने हमले को अंजाम दिया, धमाके में खुद को उड़ाया। एस का मतलब है डॉक्टर शाहीन, जिसने साजिश के लिए फंडिंग जुटाई। और आखिर में नाम आता है डॉक्टर आदिल और मुफ्ती अहमद, जिसके पूरा नाम है इरफान अहमद। यह पूरा आतंकी मॉड्यूल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था। बाकायदा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हर आतंकी का रोल तय था। मॉड्यूल का हर आतंकी अपने काम को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन सबका एक ही मकसद था, भारत देश को दहलाना। अब हम आपको दिल्ली दहलाने वाले उस टेरर लैब में लेकर चलते हैं, जहां पर आतंक के ये 3 डॉक्टर विस्फोटक बना रहे थे। दिल्ली को दहलाने वाली ये टेरर लैब में क्या क्या था, आपको बताते हैं। आटा पीसने वाली एक चक्की थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जाता था। 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, जिसके जरिए धमाका किया जाना था, या यूं कहें सिलसिलेवार धमाके किए जाने थे। एक इलेक्ट्रिकल मशीन थी जिसका इस्तेमाल विस्फोट में किया जाना था, और ऐसे कई खतरनाक मेटल थे जिनसे विस्फोटक बनाया जाना था, और जो विस्फोटक था उसे और भी ज्यादा घातक, उसे और भी ज्यादा मारक बनाना था। इसी लैब में कई संदिग्ध उपकरण, रिमोट कंट्रोल, दूसरे विस्फोटक और बम बनाने के वीडियोज मिले हैं। सूत्रों के माने तो मुजम्मिल उस कमरे में यूरिया को आटा चक्की में पीसकर पहले बारीक करता था, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन करके इकट्ठा करता था, साथ ही केमिकल तैयार करता था। एनआईए की टीम टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। आखिर इस लैब में बैठकर कैसे दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों को दहलाने की तैयारी चल रही थी, कैसे 3000 किलो विस्फोटक जुटा लिया गया था। तो दिल्ली को दहलाने वाली इस टेरर लैब में इसे फरीदाबाद के धौज गांव में यह बम बनाया जा रहा था। बम बनाने के लिए पहले 26 लाख रुपए जुटाए गए। उमर ने गुरुग्राम और नू से एनपीके खाद खरीदी। केमिकल, रिमोट और आईडी भी जुटा लिए गए। मुजम्मिल के धौज गांव वाले ठिकाने पर सामान जुटाया गया।
आटा चक्की से अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जाता था। विस्फोटक बनाने वाली धातुओं को तैयार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से धातुओं को पिघलाया गया था। कैब ड्राइवर के घर से आटा चक्की इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली है और ये तमाम उपकरण, तमाम जो ये मशीनें थी, इनका इस्तेमाल करना था विस्फोटक को घातक बनाने के लिए। अब तक की जांच में पता चला है कि लाल किले के पास हुआ फिदाइन हमला अमोनियम नाइट्रेट से किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट वैसे बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दरअसल ये एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद बनाने और खनन में विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा तापमान के संपर्क में आते ही अमोनियम नाइट्रेट में जोरदार धमाका हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। अगर इसे कम हवादार वाली जगह पर रखा जाए तब भी धमाका हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह आसानी से चलता फिरता टाइम बम बन जाता है और अगर इसे अन्य पदार्थों के साथ मिला दिया जाए तो यह खतरनाक बम बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में बेरूत में एक भीषण बम विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम 100 लोगों की जान गई थी। बताया गया कि उस धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं, 1990 के दशक में लंदन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। 1995 में एक संघीय इमारत को इस विस्फोटक से उड़ाया था। इस धमाके में 168 लोग मारे गए थे। साल 2002 में बाली में नाइट क्लब में एक के बाद एक विस्फोट हुए थे। इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और यहां भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कई घरेलू बमों में अमोनियम नाइट्रेट ही था। हाल ही में नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ वो भी अमोनियम नाइट्रेट में हुआ था और ये वही अमोनियम नाइट्रेट था जो मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद किए गए विस्फोटक था और उसकी जांच की जा रही थी जब इस धमाका में 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट बेहद खतरनाक होता है और ये केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करके डॉक्टर्स का जो ये जिहादी मॉड्यूल था इसे और घातक बनाना चाहता था। जिस जगह आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जिस इलाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी आती है, जहां मुजम्मिल, उमर और शाहीन के ठिकाने थे, उस इलाके में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। यहां किराएदारों का वेरिफिकेशन लगातार कर रही है पुलिस। मोबाइल की दुकानों से सिम बेचने का रिकॉर्ड लिया जा रहा है। यही नहीं, पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त की भी जानकारी ली जा रही है। सुबह से ही धौज इलाके में पुलिस ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। हर एक वो सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ जहां पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी से दिल्ली धमाके के तार जोड़ने के बाद चल रही जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास हुआ है, यानी कि यह मेल नहीं खा रहा। कई कर्मचारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। कई डॉक्टर और स्टाफ ऐसे हैं जो धमाके के बाद से ही यूनिवर्सिटी से गायब हैं। इनमें से कई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट किया जा चुका है। साथ ही साथ पुलिस और एजेंसियां 2 लाख रुपए से ज्यादा वाले कई बैंक खातों की जांच भी कर रही है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल की जा रही है। आसपास के इलाकों में वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस नेटवर्क को समूल नाश कर दिया जाए। इसके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सब की धरपकड़ की जाए, किसकी क्या भूमिका रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इसके साथ साथ और भी कई धमाके करने की साजिश थी। पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है, उसे अब आपको समझाते हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को जो अहम जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक आतंकवादियों का एक ग्रुप सर्दियों में सीमा पार से घुसपैठ कर सकता है और दिल्ली जैसे बड़े हमले की साजिश रच रहा है। वहीं आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा किया जो आईएसआई के साथ मिलकर चीन और तुर्की में बने हथियारों को भारत में सप्लाई करता था। यह हथियार पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे, फिर इन्हें कुख्यात गैंगस्टर्स को सप्लाई किया जाता था। पाकिस्तान की साजिश का एक और खुलासा हुआ है छत्तीसगढ़ से, जहां एटीएस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में थे। तो देखिए, देश को दहलाने की साजिश में सीमा पार से प्लानिंग की जा रही है और यहां कुछ देश के दुश्मन उस प्लानिंग को अमल में लाने की साजिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं।
दिल्ली धमाके के बाद से एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर खुफिया एजेंसियों का खुलासा है कि सर्दियों में पाकिस्तानी ग्रुप आतंक फैलाने की फिराक में हैं। आतंकी मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिल्ली की तरह ही सुसाइड बम धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 131 हो चुकी है। इनमें 121 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि 9 स्थानीय कश्मीर घाटी में हैं। सिर्फ 3 स्थानीय आतंकी हैं जो ज्यादातर चिनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में एक्टिव हैं। 2025 के आखिर तक सिर्फ 59 पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव थे और इनमें से 21 जैश और 3 हिजबुल और 14 दूसरे ग्रुप्स के आतंकी थे। आतंकियों की घुसपैठ में लश्कर, जैश, टीआरएफ और पीएएफ ने मदद की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, तो पड़ताल की जा रही है कि कितने स्थानीय आतंकी हो सकते हैं। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चिनाब घाटी और पीर पंजाल के इलाके में आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं, लिहाजा वहां पर जांच का दायरा केंद्रित किया गया है। वहां की घुसपैठ में लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो, टीआरएफ हो या पीएएफ हो, ये आतंकी संगठन काफी सक्रिय हो सकते हैं। लिहाजा जांच का दायरा बढ़ाया गया है और कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क खत्म होने के बाद नई भर्ती किए जाने की भी खबर मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।